नमस्कार, प्रवासाखी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार ने जब साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा हो हल्ला मचाया था। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में भी गई थी, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि फारूक अब्दुल्ला ने निजी तौर पर केंद्र सरकार के इस कदम का समर्थन किया था। इस खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में भूचाल आ गया है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से कुछ दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। हम आपको बता दें कि रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत ने अपनी नई किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में जो खुलासे किए हैं, फारूक अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से उसकी निंदा करते हुए इसे विश्वासघात बताया है। फारूक अब्दुल्ला ने दुलत के इस दावे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और आरोप लगाया कि दुलत अपनी आगामी किताब के प्रचार के लिए इस तरह की सस्ती लोकप्रियता का सहारा ले रहे हैं। अब्दुल्ला ने दुलत के इस दावे को खारिज कर दिया कि यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस को विश्वास में लिया गया होता तो वह पूर्ववर्ती राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करने के प्रस्ताव को पारित कराने में मदद करती। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष अब्दुल्ला ने इस पर कहा कि यह लेखक की महज एक कल्पना है। हम आपको बता दें कि दुलत की किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई का 18 अप्रैल को विमोचन होने वाला है। हम आपको बता दें कि जगरनॉट द्वारा प्रकाशित किताब के अनुसार अनुच्छेद 370 पर फारूक अब्दुल्ला ने दुलत से पूछा था कि हम प्रस्ताव पारित कराने में मदद करते, हमें विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। दुलत लिखते हैं कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से कुछ दिन पहले अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। निरस्तीकरण के बाद फारूक अब्दुल्ला को 7 महीने तक हिरासत में रखा गया था। इस अवधि के दौरान दिल्ली ने उनके रुख की सावधानी पूर्वक जांच की। दुलत कहते हैं वे चाहते थे कि वह नई वास्तविकता को स्वीकार करें। उन्होंने लिखा कि 2020 की शुरुआत में अपनी रिहाई के बाद फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली के कदम का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने दुलत से कहा था, मैं जो भी कहूंगा संसद में कहूंगा। फिर भी उन्होंने चुपचाप गुपकार घोषणा पत्र के लिए पीपुल्स अलायंस बनाया, जिसमें क्षेत्र की स्वायत्तता और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करने के लिए पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जैसे प्रतिद्वंद्वियों को एकजुट किया। उन्होंने लिखा है कि यह एक ऐसी मांग है जो अभी भी जारी है। उधर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत की नवीनतम पुस्तक में किए गए उस खुलासे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का निजी तौर पर समर्थन किया था। पर्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ एक सौदेबाजी करने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी के साथ अपनी पार्टी के पिछले गठबंधन का बचाव किया। देखिए, जो दुल्लत साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है या उनकी किताब में जो लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जो उनके सबसे अजीजी दोस्त है, अमर सिंह दुल्लत जो रॉ के चीफ भी रहे हैं और कश्मीर को कीनली फॉलो करते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ऑन बोर्ड थे 5 अगस्त 2019 के फैसले को लेकर। जिस दिन एब्रोगेशन हुई, स्टेटहुड खत्म हुआ, 370 खत्म हुआ, उसके बाद हमने एक तमाशा देखा। 3 अगस्त 2019 को फारूक साहब प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उमर साहब और हसनैन मसूदी साहब। उसके बाद एक खामोशी माहौल रहा, जम्मू कश्मीर में सन्नाटा रहा 6 महीना, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड रहा, लीडर बंद हुए, तंजीमें बैन हुई, पीडीपी तोड़ी गई। सबसे ज्यादा वोकल वॉइस पीडीपी की जो बहलबाजी की थी, सबसे ज्यादा क्रैकडाउन किया पीडीपी पे। जमात इस्लामिया बैन हुए, कई लीडर नौजवान बंद हुए। उसके बाद आज आप देखते हैं कि एक हुकूमत बनी, 50 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई। उन सीटों पर इन्होंने वोट लिया 370 पे, स्टेटहुड पे, इन्होंने वोट लिया पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे, इन्होंने वोट लिया लैंड राइट्स पे, प्रोटेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने वोट लिया यहाँ के मुस्लिम कैरेक्टर को, मेजॉरिटी स्टेट को, जम्मू के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब आपने वाकफ का मुद्दा देखा तो इन्होंने सरेंडर किया। 370 को रेजोल्यूशन में मेंशन नहीं किया, वाकफ पे रेजोल्यूशन पास नहीं किया। इतना ही नहीं, जो जम्मू कश्मीर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे उस पर भी खामोशी, सिर्फ खामोशी। आज भी मुलाजिम टर्मिनेट होते हैं, आज भी नौजवान जेलों में हैं, आज भी लैंड अटैचमेंट्स हो रही है, आज भी इस वक्त हमारे यहाँ पर डेमोसाइल बाहर से लेते हैं लोग और जम्मू को इरोड किया गया। आज भी कश्मीर में सबसे ज्यादा लैंड अलॉटमेंट बाहर के लोगों की होती है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है, लेकिन हमारी हुकूमत इस सब मुद्दों पे खामोश है। इसका सिर्फ ये साबित होता है कि अमर सिंह दुल्लत ने जो आज इल्जाम लगाया या खुलासा किया, जिसमें अमर सिंह दुल्लत हैज सेड दैट फारूक साहब वाज ऑन बोर्ड एंड प्राइवेटली ही सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया, 370 को जो कलादम किया गया, उसमें फारूक साहब न सिर्फ ऑन बोर्ड थे बल्कि प्राइवेटली उन्होंने मदद की। एक बहुत बड़ा इल्जाम है। हम चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लियरिटी दे
इस मुद्दे पे 1947 से लेकर आज तक हम देखते जा रहे हैं कि इस मुल्क के पास, जम्मू कश्मीर के पास अपना आईन था, सुप्रीम कोर्ट था, अपना प्रेसिडेंट था, अपना प्राइम मिनिस्टर था, और जब जब ये इरोजन्स हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसा रोल किया जिस वक्त हर इरोजन को जस्टिफाई किया गया, उस इरोजन को नॉर्मलाइज किया, और प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाने में, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कलादम करने में, यहाँ के इलेक्शन कमीशन को कलादम करने पे, 1987 के हालात को बिगाड़ने में, नौजवानों को बंदूक देने में, आज फिर से 50 सीटों का जो इनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, वो सिर्फ इसलिए मिला है ताकि जम्मू कश्मीर के हालात को नॉर्मलाइज किया जाए, इस खित्ते को एक म्यूनिसिपैलिटी बनाया जाए, यहाँ की असेंबली को कमजोर किया जाए, यहाँ की लोगों की आवाज को दबाया दिया जाए। जब परसों स्पीकर साहब ने, जब तमिलनाडु में रेजोल्यूशन हो सकता है वक्फ को लेकर, 370 को लेकर, अगर हम चाहते थे रेजोल्यूशन हो, क्यों 370 का वर्ड मिटाया गया, क्यों स्टेटहुड की बात की गई? क्योंकि इन्होंने इन चीजों को बीजेपी के नैरेटिव को चलाया। हमने अलायंस की बीजेपी के साथ, इन्होंने डील की। अलायंस और डील में फर्क है। मुफ्ती साहब ने अलायंस किया सोल्यूशन के लिए, रेजोल्यूशन के लिए, खुल के, डंके की चोट पे किया, खुल के किया, और लेकिन इन्होंने कोवर्टली इन्होंने एक डील की, और उस डील का नतीजा है 47 से लेकर आज तक जो जम्मू कश्मीर में तबाही हुई है, वो इस खानदान की वजह से हुई, इस तंजीम की वजह से हुई। हम चाहते हैं कि फारूक साहब इस पर क्लैरिटी दे कि उनके दोस्त अमर सिंह दुल्लत साहब ने जो इल्जाम लगाया कि फारूक अब्दुल्ला वाज बैकिंग द मूव ऑफ 5 अगस्त, इज इट ट्रू? और ये जो तब से लेकर हम तमाशा देख रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव चलाया और उन्हीं का काम कर रहे हैं। असेंबली में 60 मुसलमान एमएलए हैं, वक्फ को लेकर उन्होंने रेजोल्यूशन डिस्कस तो छोड़िए, रेजोल्यूशन को एक्नॉलेज नहीं किया। 370 का रेजोल्यूशन गायब किया गया, उसके बाद स्टेटहुड का नैरेटिव चलाया। आज भी जो भी कोई सेंसिटिव इशू आता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर, बात ही नहीं करते। जब भी कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज, बात ही नहीं करते। जहां कोई मुद्दा आता है जो बीजेपी चाहती है, वही नैरेटिव जम्मू कश्मीर में आज चल रहा है, वही नैरेटिव असेंबली में चला, वही नैरेटिव इस हुकूमत में चल रहा है, वही नैरेटिव आज कश्मीर में चल रहा है, वही नैरेटिव जम्मू में चल रहा है। और आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट 3 दिन जो थे इस असेंबली के सेशन में, वो लास्ट के 3 दिन थे, जिस दिन बिल्स का डेट था, बिजनेस लिखा गया था, और रेजोल्यूशन का भी। पीडीपी की सबसे इंपॉर्टेंट बिल, लैंड रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, कि जो स्टेट लैंड में, फॉरेस्ट लैंड में, घास चराई में, शामलात में लोग रह रहे हैं, जिनके लोग मकान रेगुलराइज नहीं हुए, क्योंकि हमने देखा बिल्डोजर पॉलिसी यहां पे इस्तेमाल की गई। हमने कहा कि उसके खिलाफ पीडीपी ने एक बिल लाया, वो बिल टेबल होने को जा रहा था, उसी दिन इन्होंने हंगामा किया और उस बिल को गायब किया। डेली वेजर्स 1 लाख लोग, ये 370 और स्टेटहुड की बात करते हैं, डेली वेजेस का मुद्दा 1 लाख लोगों का मुद्दा है। एलजी ऑफिस से क्लियरेंस आया, पीडीपी की बिल टेबल हुई, उस बिल पर डिस्कशन नहीं किया गया, उसको साइड लाइन किया गया, और डेली वेजर्स के साथ जिनके साथ वादे किए थे वो भी जाया किए। न सिर्फ इतना ही, माइनिंग को लेकर जो हमने रेजोल्यूशन लाया वो भी गायब। शराब के मुद्दे पर, ड्रग्स के मुद्दे पर जो पीडीपी का बिल है वो भी गायब कर दिया गया। 3 दिन जाया किए, और हुकूमत ने ही प्रोटेस्ट किया इसलिए ताकि ये बिल्स ना उठे। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, this is part of pattern. Everything that's happening in Jammu and Kashmir is part of pattern. The historical betrayals that the National Conference leadership has been doing with Jammu and Kashmir state, they are again running the same script. 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक जो हुआ, this is part of script, this is part of pattern, and what Amar Singh Dullat has said today, the National Conference leadership owes a clarification to the people of Jammu and Kashmir. दो सवाल है मेरे। एक तो सवाल ये है कि आपने कहा डील, what is that deal? Can you elaborate this? Because it's a very serious allegation. Deal is what NC has actually rejected all the claims of Daulat, and they have even countered, and they have remembered you that it is the Daulat who has made some. देखिए उन्होंने पर्सनल रिमार्क किया होगा, लेकिन मुद्दा स्टेट का है, मुद्दा इस कौम का है, जम्मू कश्मीर की आवाम का है, और इस तंजीम को 50 सीटें मिली है। हमने हिस्टोरिकली देखा, जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा मैंडेट मिला, उस इनाम के पीछे नतीजे क्या थे? नॉर्मलाइज करो सिचुएशन को, 87 को नॉर्मलाइज, 47 को नॉर्मलाइज, 53 को नॉर्मलाइज, उसके बाद 96 में नॉर्मलाइज। हर चीज इनके मैंडेट के पीछे एक बहुत बड़ी डील, वो वही है जो अमर सिंह दुल्लत साहब ने आज कहा है। और हम ये चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन की क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, फारूक अब्दुल्ला साहब को क्लैरिफिकेशन करने का। उनके दोस्त ने स्टेटमेंट दिया है, उनके बरादर। मुझे बताइए, जिस दिन ओथ सेरेमनी थी वहां दुल्लत साहब थे, जिस दिन इनमें कोई भी प्राइवेट फंक्शन होता है वहां दुल्लत साहब होते हैं। दुल्लत साहब इनके घर के शख्स है। और अगर वो ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ, एब्रोगेशन of Jammu and Kashmir's special status, abrogation of 370, the statehood was withdrawn, state was divided, अगर उस पर
प्राइवेटली फारूक साहब मदद कर रहे थे। 3 अगस्त 4 अगस्त को जो दिल्ली में मीटिंग्स हुई उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। और अगर ये सब हकीकत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हिस्टोरिक बिट्रियल्स की है, 5 अगस्त 2019 को उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, वो बिट्रियल का साथ दिया, और उसके बाद जो हमने देखा वो सब तमाशा था। चल रहा है, बहुत सारी पिटीशन। अभी मुद्दा मेन इंपॉर्टेंट दुल्लत साहब का ही है। वहीं जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोध ने भी इस खुलासे पर कहा है कि हमें इस बात का पहले से ही अंदाजा था। नहीं, मुझे कोई ताज्जुब तो नहीं हुआ कि ये कोई ताज्जुब वाली बात तो है नहीं, हमें पहले भी अंदाजा था इसका। और आज दुल्लत साहब की एक क्रेडिबिलिटी है जम्मू कश्मीर के बारे में, बिलखुसूस फारूक साहब के बारे में, क्योंकि वो RAW के चीफ रहे हैं उन दिनों, और फिर IB में भी रहे हैं, और फारूक साहब के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। और ये एक आम राय है कि वो जो सबसे बड़े वकील फारूक साहब के दिल्ली में हैं वो दुल्लत साहब हैं। तो उनके मुंह से जब ये आता है तो इसमें बहुत क्रेडिबिलिटी है इस बात में। उनका कहना है कि 370 जो है इनकी रजामंदी थी, या 2020 से 2023 तक उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जो है बीजेपी के साथ अलायंस करें। तो ये बातें तो मतलब हमें शक भी था और अंदाज़ा भी था, तो इसमें कोई हम तो सरप्राइज नहीं है। आपको लगता है कि एनसी जो है वो डबल स्टैंडर्ड खेल रही है? नहीं, इसमें मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, पूरा इलेक्शन उन्होंने जो लड़ा है इस बात पर लड़ा है कि बाकी सब बीजेपी हैं और वो दूध के धुले हुए हैं। मतलब हर हद उनने पास कर ली, हत्ता कि मतलब हमें A टीम B टीम बोलते थे, किसी और को कुछ और बोलते थे। जब एक पार्टी सारा इलेक्शन जो है 370 की बुनियाद पर और बीजेपी के खिलाफ लड़ती है, और फिर उसके बाद मालूम पड़ता है कि ये खुद उनकी गोद में बैठे थे कि 370 में रजामंदी थी, या इनडायरेक्टली डायरेक्टली दे वर ओके विद इट। तो ये ये हिपोक्रेसी नहीं है तो फिर क्या है? तो आपको लगता है वक्फ बिल पे भी वही स्टैंडर्ड? वक्फ बिल पर तो खैर वो तो रंगे हाथों हमने इनको पकड़ा, उसको कहते हैं ना कि मतलब वो तो हमने रंगे हाथ इनको पकड़ा, वो तो मतलब वो तो उसकी तो कोई माफी ही नहीं है। तो जो बोल रहे सुप्रीम कोर्ट में हमने लिया है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने कल भी बोला, मैं आज भी बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी अलग एक उसकी इफादियत है, वो कानूनी इफादियत है। यहाँ एक मजहबी इफादियत थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये वाहिद प्रोविंस है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ मुसलमानों की जो है एक अक्सरियत है। यहाँ एक मतलब इस्लामी जो है इफादियत होती कि जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा प्रोविंस है, उधर की असेंबली में सीना ठोक कर उन्होंने शाना बशाना हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ मिलकर जो है वक्फ बिल को अपोज किया है। सुप्रीम कोर्ट में हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे, हम जाएं या न जाएं, जो वहां फैसला आने वाला है उसमें तो कोई फर्क पड़ेगी नहीं। लेकिन यहां जो है, यहां हम तक था, हम माइनॉरिटी में हैं, मेजॉरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने होने नहीं दिया। सजा से कोई भी PM का भी विजिट होने वाला है कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेते, तो किस तरह देखते हैं आप उस डेवलपमेंट? जनाब वो आए तो हम क्या कह सकते हैं, वो आए और जाए। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।